विजयनगर साम्राज्य, जिसे जीत का नगर कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख मध्यकालीन साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो संगम वंश से संबंधित थे। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था और इसकी राजधानी हम्पी, आधुनिक कर्नाटक, थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते प्रभुत्व और दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान हुई। हरिहर और बुक्का पहले काकतीय साम्राज्य के सामंत थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में वे हिंदू धर्म में लौट आए और संत विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। एन संगम वंश 1336-1400 ईस्वी। इस वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इस वंश ने साम्राज्य की नींव मजबूत की और दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया। 2 सालुव वंश 1445-1505। संगम वंश के पतन के बाद सालुव नरसिंह ने सत्ता संभाली और साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया। 3 तुल्लु वंश 1505-1570। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, जिसने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का स्वर्ण युग आया। 4 अरविदु वंश 1570-1646। यह वंश तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद कमजोर हुआ और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो गया। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि के संयुक्त बलों ने विजयनगर को पराजित किया। राजधानी को लूटकर नष्ट कर दिया गया, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। इसके बाद अरविदु वंश ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन 1640 तक यह पूरी तरह समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी स्थापत्य शैली, जैसे हम्पी के मंदिर और गोपुरम, आज भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन अत्यंत संगठित और प्रभावशाली था। यह एक राजतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित था, जिसमें राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु था। राजा को राय कहा जाता था और उसे दैवी अधिकार प्राप्त माना जाता था। हालांकि उसकी शक्ति पूरी तरह निरंकुश नहीं थी, क्योंकि मंत्रिपरिषद, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संघ और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां राजा पर कुछ हद तक नियंत्रण रखती थीं। राजा सर्वोच्च सैनिक, न्यायिक और असैनिक अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें लगभग 20 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सभा नायक कहलाता था। हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। प्रशासन के विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जैसे दंडनायक, सेनापति और प्रशासक, और महामंडलेश्वर, प्रांतीय शासक। साम्राज्य को प्रांतों, मंडल, जिलों, नाडु, उपजिलों, वलनाडु और गांवों उर में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख नायक या मंडलेश्वर होता था। नायंकर प्रणाली विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था की विशेषता थी, जिसमें नायकों को भूमि अमरम दी जाती थी। इन नायकों को सेना बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर
राजा की सहायता करने का दायित्व होता था। यह पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा द्वारा उनके कार्यों की निगरानी भी की जाती थी। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का मुखिया गौड़ा कहलाता था, जो स्थानीय मामलों का प्रबंधन करता था। ग्राम पंचायतें छोटे मोटे विवादों को हल करती थीं। जातीय संगठन और व्यापारिक संघ भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन में सहायक होते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अपील के लिए सम्राट की सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। छोटे अपराधों को ग्राम पंचायतें या जातीय संगठन सुलझाते थे। अपराध सिद्ध करने के लिए कभी-कभी अग्नि परीक्षा जैसी प्रथाओं का उपयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की सेना संगठित और शक्तिशाली थी। इसमें हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना शामिल थे। सेना के खर्च के लिए राजस्व का बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता था। नायंकर प्रणाली के तहत नायक अपनी सेनाएं बनाए रखते थे और युद्ध के समय राजा को सहायता प्रदान करते थे। राजस्व संग्रहण में भूमि कर मुख्य स्रोत था। भूमि की उपज के आधार पर कर लगाया जाता था। इसके अलावा चुंगी कर, व्यापार कर और आयात निर्यात कर भी प्रमुख आय स्रोत थे। राज्य की आय का बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च किया जाता था, जबकि शेष हिस्सा महल निर्माण, धार्मिक अनुष्ठानों और दान में उपयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन एक मजबूत केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था, लेकिन स्थानीय स्वायत्तता को भी महत्व दिया गया। इसकी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था ने साम्राज्य को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान की और इसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कला और वास्तुकला के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान दिया, जो आज भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी स्थापत्य शैली और कलात्मक उपलब्धियां इसके शासकों की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला को प्रोविंदा शैली के रूप में जाना जाता है, जो चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का संयोजन थी। इस शैली में मंदिरों, महलों, मंडपों और नागरिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। इन संरचनाओं में स्थानीय कठोर ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया, जो टिकाऊ था और आक्रमणों से संरचनाओं को सुरक्षित रखता था। मंदिर वास्तुकला विजयनगर के मंदिरों में ऊंचे गोपुरम, प्रवेश द्वार और विस्तृत मंडप हॉल प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए हम्पी का विट्ठल मंदिर अपनी नक्काशीदार स्तंभों और रथ जैसी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खुले और बंद मंडप बनाए गए थे। महल और नागरिक संरचनाएं। महल आमतौर पर ऊंचे ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, जिनमें कई स्तर होते थे। महलों के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों को हाथी या याली, काल्पनिक जीव की नक्काशी से सजाया जाता था। लोटस महल और हाथी अस्तबल जैसे संरचनाएं इस्लामी और भारतीय वास्तु शैलियों का मिश्रण दिखाती हैं। ये संरचनाएं साम्राज्य की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को उजागर करती हैं। जल प्रबंधन प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य ने कुशल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की, जिसमें स्टेप वेल्स, सीढ़ीदार कुएं और जलाशय शामिल थे। यह प्रणाली कृषि और नागरिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। साम्राज्य ने मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत को भी प्रोत्साहित किया। कर्नाटक संगीत इसी काल में अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ। मूर्तिकला में
देवताओं, जानवरों और महाकाव्यों के दृश्यों को उकेरा गया। चित्रकला में जीवंत रंगों का उपयोग किया गया, जो धार्मिक कथाओं को चित्रित करते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली ने बाद के नायक राजवंशों को भी प्रभावित किया। हम्पी के खंडहर, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इस साम्राज्य की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण हैं। विजयनगर की कला और वास्तुकला ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कई विदेशी यात्रियों ने इस समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का दौरा किया और अपने वृत्तांतों में इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन किया। इन यात्रियों के विवरण विजयनगर के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. निकोलो डी कॉन्टी, इटली। यह इतालवी यात्री 1420 के आसपास विजयनगर आया। उसने विजयनगर की भव्यता, बाजारों की समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया। उसने बताया कि यहाँ के लोग कला और व्यापार में निपुण थे। 2. अब्दुर रज्जाक, फारस। यह फारसी राजदूत 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने विजयनगर की राजधानी की सुरक्षा, किलेबंदी, भव्य महलों और धार्मिक स्थलों का विस्तृत वर्णन किया। उसने इसे विश्व का सबसे समृद्ध शहर कहा। 3. डोमिंगो पेस, पुर्तगाल। यह पुर्तगाली यात्री 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने साम्राज्य की सैन्य शक्ति, कृषि व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया। उसने मंदिरों की भव्यता और बाजारों की विविधता को भी सराहा और धार्मिक स्थलों का विस्तृत वर्णन किया। उसने इसे विश्व का सबसे समृद्ध शहर कहा। 3. डोमिंगो पेस, पुर्तगाल। यह पुर्तगाली यात्री 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया। उसने साम्राज्य की सैन्य शक्ति, कृषि व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया। उसने मंदिरों की भव्यता और बाजारों की विविधता को भी सराहा। 4. फर्नाओ नून्स, पुर्तगाल। यह पुर्तगाली यहूदी व्यापारी भी 16वीं शताब्दी में विजयनगर आया। उसने 3 साल राजधानी में बिताए और किलेबंदी, वॉच टावर और सुरक्षा दीवारों के निर्माण का विवरण दिया। 5. अफानासी निकितिन, रूस। यह रूसी व्यापारी 15वीं शताब्दी में विजयनगर आया। उसने यहाँ की सामाजिक संरचना, व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया। 6. दुआर्ते बारबोसा, पुर्तगाल। इस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उसने बताया कि विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इन यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, प्रशासनिक कुशलता, धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि को उजागर किया। इनके विवरण से पता चलता है कि विजयनगर उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके वृत्तांत आज भी इतिहासकारों के लिए अमूल्य स्रोत हैं, जो उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं।